तो फाइनली कल हमने डायहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट कर लिया था और डायहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कुछ किए थे कल और आज भी करेंगे। कुछ कल किए थे लोअर स्टैंडर्ड के क्वेश्चन डायहाइब्रिड क्रॉस के, आज करेंगे हम हायर स्टैंडर्ड के क्वेश्चन। आज थोड़े दमदार क्वेश्चन सब करेंगे। कल जो क्वेश्चन किए थे वो तो चुटकियों में होने वाले सवाल थे। आज जो क्वेश्चन करेंगे वो भी अगर आप मेरे ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको कभी कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना है क्वेश्चन में। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। तो आपको कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना है। तो डायहाइब्रिड क्रॉस का जो कल मैंने 3 स्लाइड बनाया था, 3 या 4 स्लाइड। एक स्लाइड पे मैंने ये लिखा कि डायहाइब्रिड क्रॉस में कौन कौन से कैरेक्टर का मेंडल ने स्टडी किया, उसी का हमने भी कल किया। फिर उस दोनों कैरेक्टर के कौन कौन से डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म है, उसका अलील क्या है, फिर उसका उसका जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, एक वो स्लाइड। देन उसके नेक्स्ट स्लाइड पे क्रॉस एंड देन उसके नेक्स्ट स्लाइड पे जीनोटिपिक एंड फेनोटाइपिक रेशियो। ये पूरा लिखकर पेज में, एक पेज 2 पेज में आएगा, लिखकर और चिपका लेना है जहां हमने नोट्स में डायहाइब्रिड क्रॉस आपको पढ़ाया है। कहाँ पे तो बता देता हूँ, यहाँ पे है ना नोट्स में, बता रहा हूँ। ये वाला पार्ट देख लो, एकदम कितना छोटा सा दे रखा है नोट्स में डायहाइब्रिड क्रॉस। तो आप क्या करोगे, इस वाले पेज पे यहाँ पे पूरा ऐसे चिपका लोगे, यहाँ पे लगाओगे फेविकोल और यहाँ पे पूरा चिपका लोगे। 2 या 3 पेज आएगा एंड देन उसके बाद उसका न्यूमेरिकल पोर्शन तो चल ही रहा है सही। तो डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ने के बाद अब हम देखते हैं कि मेंडल के दिमाग में क्या आया। याद करो, जब मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा तो मेंडल के दिमाग में 3 कंक्लूजन आया। उन्होंने 3 कंक्लूजन दिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे। अगर आपको याद हो कि प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर, उन्होंने बोला कुछ पेयर में मिलता है ऐसा। उन्होंने F1, F2 और पेरेंट तीनों को ऑब्जर्व करके बोला। भाई पेरेंट में जो था वो F1 में नहीं आया, जो F1 में नहीं था वो F2 में आ गया। तब यहां से उन्होंने बोला कि कुछ पेयर फैक्टर का चक्कर है। उन्होंने F2 में से जो डॉर्फ था उसको देख के बोला कि ये डॉर्फ का कुछ ना कुछ F1 में भी आया है, लेकिन F1 में डॉर्फ तो नहीं दिख रहा, दिख रहा है टॉल, इसका मतलब इसके पास पेयर्ड फैक्टर है। ठीक है, फिर उस वहीं से उन्होंने निकाला कंसेप्ट कि एक ही तो एक्सप्रेस हो रहा है, एक नहीं हो रहा है। तब उन्होंने निकाला प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। फिर उन्होंने निकाला कि अगले जनरेशन में फिर से डॉर्फ आया, टॉल डॉर्फ दोनों आया, मतलब दोनों सेग्रीगेट होते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। तब आया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसी को बोला आपने लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ये लॉ और प्रिंसिपल ये वर्ड मेंडल ने यूज नहीं किया, मेंडल ने तो बस कंक्लूजन वर्ड यूज किया था, ये सब बाद में कॉरेंस ने वर्ड लगाया उसके साथ। तो 3 कंक्लूजन तो मेंडल के, जो कि बाद में चलकर 2 लॉ बने और एक 2 प्रिंसिपल बने, एक लॉ बने। ये 3 जो है मोनोहैबिट से आया। अच्छा बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, हमने उस दिन भी बोला था कि प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर और प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को एक ही मान लेते हैं कई सारे बुक में। इवन आपकी एनसीईआरटी में भी दोनों को एक ही मान लिया गया है, तो कोई एतराज की बात नहीं। अगर बोला जाए मेंडल के कितने कंक्लूजन हैं, ऑप्शन में हो 3 4 दोनों, तो 3 चूज करना, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी ने भी तो 3 ही बताया, क्योंकि उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर और प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को एक ही मान लिया है। तो आप भी क्या करोगे, वही करोगे। फिर आया कि मेंडल ने क्या दिया, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो आप लॉ ऑफ डोमिनेंस मानना, हालांकि ये गलत है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में अभी तक लॉ ही चल रहा है, प्रिंसिपल नहीं हुआ है। और मुझे पक्का पता है कि वो लोग जब ये क्वेश्चन उठेगा, कोर्ट तक जाएगा, तो फिर वो बोलेंगे हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाते हैं। तो आप लॉ ही मानना, हालांकि हकीकत ये है कि वो लॉ नहीं है, प्रिंसिपल है, लॉ ही मानना। ठीक है, तो ये 2 बातें मुझे बतानी थी, इन्फॉर्मेशन बता रही है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर बोला जाए कि मंडल का टोटल कितने कंक्लूजन है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 ही है, क्योंकि लॉ प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर को एक ही मानता है आपके एनसीईआरटी। ठीक है, अगर 4 ऑप्शन में हो, 3 ऑप्शन में ना हो, 4 2 1 5, तब आप 4 मानना। कितने बच्चों को क्लियर हो गया बात, हाथ खड़ा करो जल्दी से। ये छोटी सी बात है, आपका क्वेश्चन गलत करा सकता है। चलो ठीक है, तो अब हम चलते हैं कहां, अब हमारा अगला कंसेप्ट है कि मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ के क्या कंक्लूजन निकाला। तो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड पढ़ने के बाद डायहाइब्रिड इसलिए कराया था कि वो कंफर्म करना चाहते थे कि क्या कोई कैरेक्टर में मिक्सिंग भी होता है, ब्लेंडिंग भी होता है, क्या जीन आपस में ब्लेंड भी करते हैं। तो जब उन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉस करा तो उनको लगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन पता है, मेंडल की ये बातें जब कॉरेंस ने उस टाइम स्टडी करा, तो मेंडल ने कॉरेंस ने मेंडल की बातों पर के उसके 4th कंक्लूजन को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बना दिया, लॉ बना दिया।
तो मेंडल का कौन सा कंक्लूजन था जो कि उसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बनाया? मेंडल का कंक्लूजन का नाम था कंक्लूजन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल क्या बोलना चाहते थे कंक्लूजन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में? तो समझना बात से क्या बोलना चाहते थे, गौर से समझना बात को। मेंडल ये कहना चाहते थे कि अच्छा एक बार बता, मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए किस दो कैरेक्टर पे स्टडी किया था, जल्दी बताना। सीड कोटिलेडन का कलर, कोटिलेडन का कलर, हाँ तो उसमें, हाँ ठीक है, कोटिलेडन कलर मतलब कि सीड कलर एक तरीके से बोलो, ठीक है। अरे ये सुनो, और सीड शेप। तो मुझे बताओ कि सीड शेप को रेगुलेट करने वाला क्रोमोजोम, सीड शेप को रेगुलेट करने वाला जीन कितने नंबर क्रोमोजोम पर होता है? 7th नंबर। 7। तो ये मान लो एक 7th नंबर का क्रोमोजोम है और ये भी 7th नंबर का क्रोमोजोम है। इन दोनों को आपस में मिला के क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो। होमोलोगस पेयर। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम, होमोलोगस क्रोमोजोम, ठीक है। सीड कलर का जीन किस क्रोमोजोम पर होता है? सीड कलर का फर्स्ट क्रोमोजोम। फर्स्ट। बाकी लोग जिंदा हैं, गुजर गए? श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि, फर्स्ट नंबर। बताना चाहिए था गुजरने से पहले, पानी डलवा देते मुंह में। ये है होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम, ये भी होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है। चलिए, तो मेंडल ने जो जीन का स्टडी किया, एक जीन तो कहां था, फर्स्ट, ये मान लो कि 7th नंबर ऑफ क्रोमोजोम पे था, ठीक है, ये मान लो, और एक तो था फर्स्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम पे। अब लोकस सेम था डिफरेंट था, वो सब बात की बात है, ठीक है, मान लो यहां था, ठीक है, वो जीन है। अब ठीक है भाई, अब वो कैपिटल आर स्मॉल आर वो सब तो आप खेल चुके हैं, ठीक है। मैं यहां ये बताना चाह रहा हूं कि मेंडल ने जो दो कैरेक्टर का स्टडी किया, एक तो क्या, सीड 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 शेप, सीड शेप, और एक सीड कलर, एक सीड कलर, वो दोनों सेम क्रोमोजोम पर थे या डिफरेंट क्रोमोजोम पे? डिफरेंट। तो मेंडल ने जो भी कंक्लूजन दिया होगा, वो कंक्लूजन उस पर्टिकुलर दो कैरेक्टर के लिए एप्लीकेबल होगा जिसके जीन डिफरेंट क्रोमोजोम पर होते होंगे, या फिर सेम क्रोमोजोम वाले पर भी एप्लीकेबल हो जाए वो बात, जिसके जीन डिफरेंट क्रोमोजोम पर। मेंडल ने कभी यह बात दिमाग लगाया ही नहीं कि क्या दो कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले जीन अगर सेम क्रोमोजोम पर भी हो तो क्या होगा। और उन्होंने क्यों नहीं दिमाग लगाया, उन्होंने बाय चांस, मैंने क्या बोला, उन्होंने सारे डायरेक्ट क्रॉस नहीं कराए, 21 के 21 पॉसिबिलिटी थी, नहीं कराया, 2-3 कराया, और बाय चांस वो 2-3 ऐसा क्रॉस कराया कि जिसके दोनों कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले दोनों जीन डिफरेंट क्रोमोजोम पर थे, और उन्होंने वहां से दे दिया कंक्लूजन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अब पहले समझते हैं कि कंक्लूजन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है क्या, क्या कहते हैं मेंडल इसमें। मेंडल ने बोला कि हमने जब इन कैरेक्टर को और इन कैरेक्टर को सेपरेट पढ़ा था, तो हमने इसका भी रेशियो 3:1 पाया था मोनोहाइब्रिड पैटर्न में, सीड शेप का। और हमने जब सेपरेटली सीड कलर को पढ़ा था, तो हमने उसका भी रेशियो 3:1 पाया था, फिनोटाइपिक रेशियो की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा सीड शेप में, जल्दी बोलो, राउंड वर्सेस रिंकल्ड। जिंदा लोग रिप्लाई देंगे, ठीक है, बाकी का आत्मा कुछ नहीं बोलेगा। हाँ 3:1, इसमें सीड कलर में क्या आया होगा 3:1 में? येलो, येलो और ग्रीन, ये फिनोटाइपिक। उन्होंने बोला कि हमने इन दोनों को सेपरेटली जब स्टडी किया तो जीनोटाइपिक रेशियो आया 1:2:1, इसका भी आया 1:2:1, सेपरेट जब उन दोनों को स्टडी किया। हाँ भाई बोलो, जल्दी बोलो, जीनोटाइप बोलो, कैपिटल आर वर्सेस कैपिटल आर, स्मॉल आर वर्सेस स्मॉल आर। यहाँ क्या आया, कैपिटल वाई वर्सेस कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उन्होंने बोला जब हमने दोनों को सेपरेट स्टडी किया तो दोनों का अपना अपना 3:1, 3:1, 1:2:1, 1:2:1। जब हमने दोनों को एक साथ स्टडी किया एट अ टाइम, तो हमें रेशियो क्या आया, हमें जीनोटिपिक रेशियो जो आया वो आया इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सॉरी फिनोटिपिक रेशियो आया इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन। और वो कल आप देख चुके हैं क्या आया था, 9:3:3:1 आया था कि नहीं आया था?
और बोला जब इसका जीनोटाइपिक स्टडी किया तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आया। वो आपने कल देखा था 1 2 1 2 4 2 1 2 1। तो मेंडल को ऐसा लगा कि इसका मतलब हम चाहे 2 कैरेक्टर का एट अ टाइम स्टडी करें, 3 का करें, कैरेक्टर मोनो हाइब्रिड पैटर्न में ही आगे जाता है अगली जनरेशन में। क्योंकि मेंडल ने बोला कि आप इस रेशियो को सेग्रीगेट करके देखो, आप इस रेशियो को सेपरेट करके देखो, तो आपको मोनो हाइब्रिड पैटर्न में दोनों कैरेक्टर इनहेरिट होता दिखेगा। आपको भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा होगा। तो मेंडल ने बोला कि इस कैरेक्टर के जीन या अलील का जो अगले जनरेशन में जाना है, उसको इस कैरेक्टर के जीन के जाने से कोई मतलब नहीं है। दोनों इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। असॉर्ट का मतलब होना नेक्स्ट जनरेशन में जाना, मूव ऑन करना। इस जीन को इस जीन से कोई मतलब नहीं है, मतलब दोनों अपने अपने पैटर्न में जा रहे हैं। तभी तो इनका भी 3:1 पैटर्न आया, इसका भी 3:1 पैटर्न आया। और यहां से ये भी श्योर हो गए कि किसी प्रकार का जीन में किसी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं होता है, जीन में किसी प्रकार का ब्लेंडिंग नहीं होता है, जीन इंटरेक्शन नाम का कोई चीज नहीं होता है। ऐसा बोल दिया मेंडल ने। और मेंडल ने दे दिया लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंक्लूजन, मतलब कि कंक्लूजन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब 1901 में कॉरेंस ने उनकी कंक्लूजन को पढ़ा तो कॉरेंस को ऐसा लगा कि जब भी हम ऐसा काम करते हैं तो ये बात बिल्कुल सत्य साबित होती है। 3:1 मल्टीप्लाइड बाय 3:1 933 आ जाता है। 1:1 मल्टीप्लाइड बाय 1:1 1:1 242 1:1 आ जाता है। जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक ऐसे ही रिस्पेक्टिवली आ तो जाता है। तब वहां से उन्होंने दे दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कॉरेंस ने। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बिल्कुल सही थी कॉरेंस के हिसाब से, लेकिन थोड़े ही समय के बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का भयानक तरीके से विरोध हो गया। और थोड़ा बहुत विरोध नहीं, ऑलमोस्ट पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का विरोध कर दिया। क्यों विरोध कर दिया? बोला कि आप यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो करा रहे हो और आप कह रहे हो कि इस जीन के नेक्स्ट जनरेशन में जाने का इस जीन के जाने से कोई मतलब नहीं है। दोनों अपने अपने तरीके से मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है कर रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट दिस? अब देखो उन्होंने किसके बारे में बोला, क्यों साइंटिफिक कमिटी ने पहले लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को रिजेक्ट किया। हालांकि रिजेक्ट होने के बावजूद आज भी लॉ ही है। क्यों है? भाग्य करो कि बाद में मॉर्गन ने आके इसका सही एक्सप्लेनेशन दिया और कॉरेंस के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को रिजेक्ट होने से बचा लिया। क्यों लोग कह रहे थे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट गलत जा रहा है? अब देखो कि अगर कोई पर्टिकुलर जीन, हम नहीं कह रहे हैं कि वो सीड से परसीड कलर वाला है, हम किसी भी 2 कैरेक्टर की जीन की बात कर रहे हैं। सपोज करो कि वो दोनों जीन सेम क्रोमोसोम पर हो, सेम क्रोमोसोम पर डिफरेंट लोकस पर हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है। कितने बजे? 12 बजे। चलो ठीक है, चलो ठीक है, हाँ ये भी ठीक है, हाँ ठीक है। तो क्या बोल रहे थे हम कि हो सकता है डिफरेंट क्रोमोसोम, सॉरी सेम क्रोमोसोम क्यों हो तो सकता है ये 2 डिफरेंट कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले जीन एक ही क्रोमोसोम के 2 डिफरेंट लोकस पर हो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, यहां तो आप क्या कर रहे थे कि जब ये दोनों सेपरेट होगा क्रोमोसोम मियोसिस के दौरान नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा तो इसको इसके सेपरेट होने से कोई मतलब नहीं है, दिखता है सच में कोई मतलब नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन जब यहाँ पे दोनों क्रोमोसोम सेपरेट होंगे मियोसिस के दौरान, तो जिस पर्टिकुलर सेल में ये वाला जीन जाएगा, क्या उसी पर्टिकुलर सेल में इस वाले जीन को जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? से जाना पड़ेगा, पक्के तौर पे जाना पड़ेगा। और क्या यहाँ पर इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के जीन का जो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिटेंस है, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के जीन के इनहेरिटेंस से डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है कैसे भाई? जब अभी आपने बोला, अभी जब आपने बोला कि जिस सेल में ये जाएगा उसी सेल में इसको भी जाना पड़ेगा, जिस सेल में ये जाएगा उसी सेल में इसको भी जाना पड़ेगा, तो दोनों इंडिपेंडेंट कैसे है? मुझे ये बता दो। तो डिपेंडेंट बोला, डिपेंडेंट है नहीं, जो लोग इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं उसकी बोल रहे हैं, ये डिपेंडेंट है।
तो अब मुझे बताओ यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल हो गया कि नहीं हो गया? yes, और क्या एक ही क्रोमोसोम पर ऐसे घने सारे जीन हैं कि नहीं डिफरेंट कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले, और क्या हम उसका डायरेक्ट क्रॉस का स्टडी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? yes, बिल्कुल कर सकते। तो फिर साइंटिफिक कम्युनिटी ने बोला कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? तो सुनना, क्या बोला कॉरेंस ने अपने इस पर्टिकुलर लॉ में, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कॉरेंस ने क्या बोला कि जब टू नॉन एलिलिक पेयर ऑफ जीन, गौर से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, जब टू नॉन एलिलिक पेयर ऑफ जीन, मुझे बताओ कि ये दोनों पेयर, कौन दोनों? ये दोनों पेयर आपस में कैसे हैं? जल्दी बोलो। एलिलिक। और ये दोनों आपस में कैसे हैं? एलिलिक, तो ये दोनों तो क्या हो गए? अलीलिक। ये दोनों आपस में कैसे हो गए? अलीलिक। लेकिन 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 ये दोनों आपस में कैसे हैं? जल्दी बोलो। नॉन एलिलिक। नॉन एलिलिक, तो यहां से कॉरेंस ने क्या बोला कि जब नॉन एलिलिक पेयर ऑफ जीन का दो कैरेक्टर का इनहेरिटेंस होता है, नॉन एलिलिक मतलब जाहिर सी बात हो गई टू डिफरेंट कैरेक्टर रेगुलेट करने वाले, इनहेरिटेंस होता है, तो उन दोनों पर्टिकुलर कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले जीन का इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंटली होता है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे ये दोनों जीन आपस में कैसे हैं? जल्दी बताना। एलिलिक, एलिलिक। एलिलिक। और ये दोनों आपस में कैसे हैं? एलिलिक। एलिलिक। तो फिर ये दोनों आपस में कैसे हैं? नॉन एलिलिक। नॉन एलिलिक। और क्या बोल रहे हैं कॉरेंस कि जब कॉरेंस क्या बोल रहे हैं कि जब नॉन एलिलिक पेयर ऑफ जीन का इनहेरिटेंस होता है नेक्स्ट जनरेशन में दो नॉन एलिलिक पेयर, तो उनका इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंटली होता है। क्या वो बात यहां सही साबित दिख रहा है क्या? हाँ, सही साबित दिख रहा है? नो सर, कैसे होगा सर? ये तो आपस में दो डिपेंडेंट। नॉन एलिलिक पेयर ऑफ जीन, दो पेयर है, दोनों आपस में नॉन एलिलिक है, ये वाली पेयर और ये वाली पेयर, और बोल रहे हैं कि इन दोनों का इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंटली हो रहा है। इंडिपेंडेंटली हो रहा है यहाँ पे? नो सर, डिपेंडेंटली। डिपेंडेंट है। और पता है इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? इस फिनोमेना को कहते हैं लिंकेज। क्या बोलते हैं इसको? इस फिनोमेना को कहते हैं लिंकेज। लिंकेज मतलब क्या होता है आगे तो काफी डिटेल में पढ़ेंगे। एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर जितने भी जीन हैं लिनियरी, वो जिस सेल में जाएंगे उस सेल में वो सारे जीन को जाना पड़ेगा, लिंक्ड है क्योंकि वो लोग आपस में एक क्रोमोसोम पर। इस फिनोमेना को कहते हैं लिंकेज। यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का भयंकर एक्सेप्शन बनकर सामने कौन आया? लिंकेज। और लिंकेज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का विरोध कर रहा है। 36 का आंकड़ा है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे आपको वो 3:1 3:1 दोनों कैरेक्टर का जो रेशियो आप मल्टीप्लाई करके 9:3:1 ला रहे हैं, क्या वो यहाँ पे मिलने वाला है? यस और नो? नो सर। क्या यहाँ पे 1:2:1:2:4:2:1:2:1 मिलने वाला है? नो सर। नहीं मिलने वाला है। दोनों कैरेक्टर मोनोहाइब्रिड पैटर्न में इंडिपेंडेंटली जाते हैं, तब ना आप दोनों को क्रॉस करके वो रेशियो लाते, नहीं मिलने वाला है। तो जब जब लिंकेज होगा तब तक ये रेशियो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट फॉलो ही नहीं हो रहा है। तो बोले कि फिर तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट गलत हो गया। नहीं हुआ। जो साइंटिफिक कम्युनिटी ये बात कह रही थी कि इस पर्टिकुलर केस को देखने से ऐसा लगता है कि कॉरेंस ने जो मेंडल के फोर्थ कंक्लूजन से लॉ बनाया वो लॉ बनने लायक है ही नहीं, क्योंकि वो तो भयानक तौर पे वायलेट कर रहा है रूल को, अपने ही स्टेटमेंट को वायलेट कर रहा है। भाग्य करो कि मॉर्गन ने ही लिंकेज का डिस्कवरी किया है। आगे आप पढ़ेंगे लिंकेज डिटेल में। मॉर्गन ने जब लिंकेज को पूरा डिटेल में स्टडी कर लिया तो उन्होंने पूरी कम्युनिटी को बताया, साइंटिफिक कम्युनिटी को बताया कि आप लोग सोच ही गलत रहे हो, आप लोग कॉरेंस की बात को समझे ही नहीं हो, इसीलिए आप कह रहे हो कि कॉरेंस की बात पूरी तरीके से गलत है, जबकि हकीकत यह है कि कॉरेंस की बात पूरी तरीके से सही है। समझ ही नहीं रहे हो कि कॉरेंस बोल क्या रहे हैं। तो बोले ठीक है, मॉर्गन को बोला गया ठीक है आप ही समझा कि कॉरेंस क्या बोल रहे हैं। तब उन्होंने एक वर्ड जोड़ा, बोला कि हालांकि कॉरेंस साहब की एक गलती बस ये है कि उन्होंने अपने लॉ में, मेंडल के लॉ को जब उन्होंने लिखा तो उन्होंने अपने लॉ में एक वर्ड जो ऐड नहीं किया, इस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। उन्होंने बोला एक्चुअली कॉरेंस ये बोलना चाहते हैं नॉन एलिलिक पेयर ऑफ जीन लोकेटेड ऑन जल्दी बोलो डिफरेंट क्रोमोसोम
लॉन एलिलिक जीन लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, ये कहना चाहते हैं कॉर्नेस। अब मुझे बताओ इस स्टेटमेंट का कोई एक्सेप्शन है? ये तो बाद में मॉर्गन ने उसकी स्टेटमेंट को सही कर दिया, क्या इस स्टेटमेंट का कोई एक्सेप्शन है? नो सर, नो सर। नो। और ये लॉ बनने लायक है या नहीं है? बिल्कुल यस बिल्कुल लॉ बनने लायक है, कोई एक्सेप्शन वाली बात है ही नहीं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये बात पक्का हो गया कि दो नॉन एलिलिक पेयर ऑफ जीन या तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेगा या तो लिंकेज शो करेगा। तो फिर लिंकेज का मतलब क्या होता है, जल्दी बताना, लिंकेज का मतलब क्या होता है? लिंकेज का मतलब उन्होंने डिफाइन किया क्या कि नॉन एलिलिक पेयर ऑफ जीन, या बताइए नॉन एलिलिक पेयर ऑफ जीन कैसे नॉन एलिलिक पेयर ऑफ जीन है? लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम सेम क्रोमोसोम बट डिफरेंट लोकस। हाँ बट डिफरेंट लोकस, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो नॉन एलिलिक पेयर ऑफ जीन, ये क्या बोल रहे हैं मॉर्गन कि नॉन एलिलिक पेयर ऑफ जीन लोकेटेड ऑन डिफरेंट लोकस ऑफ सेम होमोलॉगस ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ऊपर में लिख दिया हूं मैं, इनहेरिटेड डिपेंडेंटली, इनहेरिट टुगेदर, ऐसे भी लिख सकते हो, टुगेदर मतलब डिपेंडेंटली टुगेदर, दिस इज लिंकेज। एंड लिंकेज इज जस्ट अपोजिट ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहां से लिंकेज का कंसेप्ट आया। अब लिंकेज के समय क्या रेशियो होगा नहीं होगा वो सब बात के लिंकेज में पढ़ा देंगे, लेकिन 9-3-3-1 नहीं होगा, 1-1 4-2 नहीं होगा, 1-1। तो क्या हम क्वेश्चन को पढ़ के कैसे समझेंगे कि जो डायब्रिड क्रॉस है ये डायब्रिड क्रॉस लिंकेज से रिलेटेड है या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से रिलेटेड है? मैं बता रहा हूं ये 99% बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि सर हम क्वेश्चन में पढ़ के ये तो समझ जाते हैं कि ये क्वेश्चन डायब्रिड का है, दो कैरेक्टर दिख जाता है, लेकिन हम ये कैसे समझें कि इस क्वेश्चन में हमको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कंसेप्ट लगाना है या हमको इसमें लिंकेज का कंसेप्ट लगाना है? तो कान खोल के सुन लो, या तो क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा होगा कि वो दोनों पर्टिकुलर कैरेक्टर के जीन दो डिफरेंट क्रोमोसोम पर लोकेटेड हैं। अगर ऐसा लिखा होगा तो कौन सा कंसेप्ट लगाओगे, जल्दी बताना। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब अगर स्पष्ट तौर पे इंडिपेंडेंट लिखा होगा कि उन दोनों कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले जीन सेम होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे, तो कौन सा कंसेप्ट लगाओगे? लिंकेज। लिंकेज का कंसेप्ट कैसे लगाएंगे ये आगे पढ़ाएंगे हम, ठीक है। अगर कुछ लिखा ही नहीं हो तो कौन सा कंसेप्ट लगाओगे? बस दो कैरेक्टर दिया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्यों लगाओगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? सर मेंडल इसी को कैरी किए थे ना। हाँ ये सही जवाब है। इस पूरी जेनेटिक्स का फादर मेंडल है और मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का स्टडी किया था। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है कन्वेंशनली हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को ही कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर लिखा है स्टडी ऑफ टू कैरेक्टर स्टडीड बाय मॉर्गन और फलाना फलाना फलाना, कौन सा कंसेप्ट लगाओगे? लिंकेज। नाम डाल दिया मॉर्गन, मॉर्गन मतलब लिंकेज, मॉर्गन मतलब लिंकेज, क्योंकि लिंकेज का डिस्कवरी मॉर्गन ने किया है। तो ये बात आपको आज के बाद क्लियर होना चाहिए। मेरा दिमाग खराब मत कर देना कि सर ये क्वेश्चन से पढ़ के नहीं पता चल रहा है कि कौन सा कंसेप्ट लगाएं। आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मैं कंसेप्ट समझा चुका हूं पहले ही, कल जो पढ़ा रहा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ही पढ़ा रहा था, आज तो बस कंक्लूड कर रहा हूँ। हाँ लिंकेज आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसमें रेशियो 9-3-3-1 नहीं आएगा, 1-1 2-4-2 1-1 नहीं आएगा, क्या आएगा रेशियो वो आपको आगे बताया जाएगा। लिंकेज एक पूरा डिटेल टॉपिक है, आई थिंक आप समझ चुके होंगे। तो मुझे जल्दी से बताओ कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लिंकेज का डेफिनेशन आप दे दोगे। व्हाट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? तो यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का डेफिनेशन आपके सामने है। Inheritance of one character is independent from other character and each character inherit in monohybrid pattern to the next generation। ये किसके बारे में बात की गई है? ये बात की गई है किसके बारे में? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। लेकिन अब देखो दिस लॉ एप्लीकेबल only when gene for both character must be present on separate homologous pair of chromosome means different homologous pair of chromosome। yes or no? सेपरेट मतलब ये होता है ना डिफरेंट पेयर ऑफ होमोलॉगस ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन वहीं अगर मैं ऐसा कहूं इफ जीन, ऐसे लिखा है यहाँ जीन फॉर द बोथ कैरेक्टर, इस डैश का मतलब क्या है? जीन फॉर द बोथ कैरेक्टर। लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नहीं तो बाद में आप ऐसे करोगे। इफ जीन फॉर द बोथ कैरेक्टर present on same homologous pair of chromosome then this is called as, जल्दी बोलो, then this is called as लिंकेज।
स्क्रीनशॉट लो, इस लाइन को पूरा कर लेना। दिस इज कॉल्ड एज लिंकेज। देन नेक्स्ट जोरदार लाइन, एनी टू जीन बोल दिया, अंडरस्टूड टू डिफरेंट कैरेक्टर कोलैबोरेट करने वाली चीज, विल शो आइदर असॉर्टमेंट और लिंकेज नॉर नॉट बोथ। ये लाइन कितना को समझ में आ गया भाई? या तो सेम लोकस पर मतलब सेम क्रोमोसोम पर होंगे या तो डिफरेंट होंगे। एक दो पेयर दोनों फिनोमेना एट अ टाइम कैसे शो कर सकता है भाई? पॉसिबल है क्या? या तो वो असॉर्टमेंट शो कर ले या तो लिंकेज शो कर ले। यस और नो? बोलो। यस सर। यस सर। तो ये बात भी आपको लाइन समझ में आना चाहिए, सब लाइन को आप हाईलाइट कर लेना, ठीक है। चलिए अब हम लेते हैं अगला कंसेप्ट। और अगला कंसेप्ट क्या है? जल्दी से मैं सारी बातों को नोट्स में दिखा देता हूं, हालांकि मैं सब कुछ लिख चुका हूं। अब ये देखो, ये वाली बात भाई 9331 ये सब। अब देखो मेंडल ने क्या किया था, ये वाला देखो, मेंडल ने जो लिया था वो तो डिफरेंट क्रोमोसोम पर था, यस और नो। तब जाके आपको वहां पे 4 टाइप के गेमेट मिल रहे थे कि नहीं मिल रहे थे? और आपको लिंकेज में तो 4 टाइप के गेमेट भी नहीं मिलेंगे। यहाँ गेमेट कितने प्रकार के मिलेंगे कोई बता सकता है? 2 ही प्रकार के। अब जो यहाँ है उसके साथ हो जाएगा तो एक टाइप का गेमेट ये बनेगा, एक टाइप का ये बनेगा। फिर वहां 4 टाइप का गेमेट क्यों बनता था पता है? वहां 4 टाइप का गेमेट इसलिए बनता था कि इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ भी हो सकता है और इसके साथ भी हो सकता है, राइट? और इसका इसके साथ दोनों के साथ हो सकता है, इसलिए वहां 4 टाइप का गेमेट बन रहा था। यस और नो? और इस वजह से आप बोलेंगे कि यहाँ पे 2 ही टाइप का गेमेट बनने वाला और 9331 रेशियो मिलने वाला नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लिंकेज को मैं बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर दिया हूँ। आइए आपको हम दिखाते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का पहले डेफिनेशन देखिए। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विल बी ऑब्जर्व्ड अमंग नॉन एलिलिक जीन प्रेजेंट ऑन सेपरेट होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। सेपरेट बोल दिया मतलब हो गया सेपरेट, डिफरेंट होमोलोगस। whereas linkage will be observed among non allelic, ये भी नॉन एलिलिक जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। अगर मैंने सेम बोल दिया, नॉन एलिलिक जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, तो ये अंडरस्टूड है कि वो डिफरेंट लोकस पर होगा। यस और नो? अगर नॉन एलिलिक है तो यस और नो? कल मैंने आपको मतलब कल निकल के पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ाया था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या था बताना जल्दी से। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या था, याद है किसी को? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज सेपरेशन ऑफ एलिलिक पेयर ऑफ क्रोमोसोम। एलिलिक पेयर गेमीट फॉर्मेशन के दौरान सेग्रीगेट होते हैं NF2 में। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कितनों को याद आ गया? एलिलिक पेयर ऑफ क्रोमोसोम, एलिलिक पेयर ऑफ जीन, सॉरी एलिलिक पेयर ऑफ जीन जो एलील्स हैं एलिलिक, उनका सेपरेशन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है। और उसका रिजल्टेंट था लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स। तो मुझे एक बात बताना कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के समय देखने को मिल रहा है या लिंकेज के समय देखने को मिल रहा है या इन दोनों के समय देखने को मिल रहा है या इन दोनों में से किसी के समय देखने को नहीं मिल रहा है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सोच समझ के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के टाइप मिलेगा। अच्छा बाकी लोग? किसी में नहीं दिखी। अच्छा किसी में भी नहीं। अब बता रहे हैं और यही है एक खूबसूरत लाइन एनसीईआरटी की और यही बच्चे समझ नहीं पा रहे। आप अपना समझ जाओगे, रुको तो अभी मैं दिमाग नॉक करता हूं आपका। अब एक बात बताओ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? कि एलिलिक पेयर ऑफ जीन का सेग्रीगेट होना। सुनो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ना एलिलिक पेयर ऑफ जीन लिख लेते हैं अल्फाबेट से। यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर लिख लें, हो सकता है कैपिटल आर भी हो, वो दोनों भी तो आपस में एलिलिक ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। या स्मॉल आर हम कैपिटल आर स्मॉल ले लेते हैं। यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिख लें, कोई दिक्कत? अब मान लो कि यहाँ पे एक केस ये था कि कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक ही पे हो। हालांकि ऐसा होगा नहीं क्योंकि डिफरेंट कैरेक्टर हैं और ये कैरेक्टर हमें पता है तो डिफरेंट पे होते हैं। कोई एक्स एक्स जेड जेड भी मान सकते थे, समझ रहे हो? ये केस ले रहे हैं, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जब हमें पता है कि दोनों का डिफरेंट क्रोमोसोम पर होता है तो आप सेम क्रोमोसोम पे लेके एग्जांपल समझा ही क्यों रहे हो? तो आप यहाँ पे जेड जेड और डब्ल्यू डब्ल्यू ले लो, कोई भी अननोन कैरेक्टर, ठीक है? चलो मान लो आप ये सेम क्रोमोसोम पर है, ठीक है? अब मुझे बताओ कि जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है तो ये आर और आर कैपिटल आर स्मॉल आर आपस में सेग्रीगेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? जल्दी बताओ। यस सर। और ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई आपस में सेग्रीगेट हो रहे हैं नहीं हो रहे? जल्दी बताओ। यस सर हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी यहाँ पे दोनों जो अपना अपना डिफरेंट एलिलिक पेयर ऑफ जीन, ये और ये दोनों लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो कर रहे हैं कर रहे हैं सेपरेटली? यस सर कर रहे हैं। तो इसका मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एप्लीकेबल है या नहीं है?
Yes, sir, है। है। अब मुझे बताना, जब यहाँ पे, हाँ ठीक है, यहाँ पे आर वाई लिंकेज शो कर रहा है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन जब ये पूरा सेपरेट हो रहा होगा, ठीक है, जब सेपरेट होगा तो इस कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई को जाना ही पड़ेगा, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई को जाना ही पड़ेगा, वो लिंकेज है। लेकिन जब ये सेपरेट हो रहेगा तो आर आर आपस में सेग्रीगेट हो रहा है, ये कौन सा फिनोमेना है? Law of segregation. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एट द सेम टाइम कैपिटल वाई स्मॉल वाई से सेपरेट हो रहा है, कौन सा फिनोमेना है? Law of तो segregation. अब बताओ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किस किस Law किस of कंडीशन में पाया जाता है? इंडिपेंडेंट, लिंकेज, बोथ, नन। Both. दोनों। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लिंकेज के दौरान भी आपको देखने को मिलेगा और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको असॉर्टमेंट के दौरान भी देखने को मिलेगा। हाँ भाई बोलो, रिभा समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है, तो जिंदा होने का सिंबल दो कि जिंदा हो, श्रद्धांजलि दिलवा देंगे नहीं तो, ठीक है, जिंदा होने का सिंबल मिलना चाहिए कि जिंदा ही हो, अभी सांस चल रही है, ठीक है। तो ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और फिनोमेना ऑफ लिंकेज। भाई साहब इसमें जो गोबर करते हैं मास्टर लोग, जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं बच्चों के बीच में, बच्चा जेनेटिक्स से नफरत करने लग जाता है। आई थिंक आपको मैं इस तीनों में क्लियरिटी डेवलप कर पाया हूँ। अगर क्लियरिटी डेवलप हो पाई है तो हाथ खड़ा करके मुझे बता दो जल्दी से। और अब आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, अगर आपको कोई बार में जरूरत पड़े इस फिनोमेना का तो जल्दी से स्क्रीनशॉट करो। तो अब आप देख लो ये लाइन भी एक बार देख लो जल्दी से। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑब्जर्व्ड इन बोथ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लिंकेज। इन लिंकेज कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि ये दोनों आपस में सेपरेट होगा, ये दोनों आपस में सेपरेट होगा, वही तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हाँ बट आर वाई कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई विल नॉट सेपरेट ड्यू टू लिंकेज, क्योंकि वो लिंक्ड है। अब आपको ये तीनों एकदम क्लियरिटी से समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहा है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझ गए। अब मुझे बताओ कि तो साइंटिफिक कम्युनिटी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को बिल्कुल पूरी तरीके से फेल ही कर देना चाहती थी, ये पॉसिबल है क्या? इवन तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पूरी तरीके से एप्लीकेबल है, बस स्टेटमेंट को ढंग से समझना पड़ेगा कि नॉन एलिजिन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, डिफरेंट होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, सेपरेट होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ अभिषेक। नो सर। राजेश्वरी। No, sir. रिभा। सृष्टि। विवेक। नो सर। अच्छा मुझे एक बात बता दो, मैं जिस तरीके से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फेल होने का कंडीशन, मतलब लिंकेज का केस यहाँ पे बता रहा हूँ, क्या उसी तरीके से मैं इस पे भी बता सकता था कि नहीं बता सकता था? हाँ भाई, एक पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम में कई सारे डिफरेंट जीन लिंकेज शो कर रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, कर ही रहे हैं, ठीक है। अब आप इसको जल्दी से देख लीजिए, एक बार रीड कर लीजिए, देन अगले मीटिंग में हम स्टार्ट करते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करके फिर हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल। आइए मिलते हैं अगले मीटिंग में।